ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 5 ऑन NLM और आज का हमारा टॉपिक है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो फ्रिक्शन है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन वाज योर स्टैटिक, ठीक है, देन इट वाज योर लिमिटिंग एंड देन इट वाज योर काइनेटिक। ठीक है, एंड जो काइनेटिक फ्रिक्शन था उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अगेन काइनेटिक में था स्लाइडिंग एंड रोलिंग। ठीक है, तो काइनेटिक कब होता है? जब मूव करने लग जाते हैं, बॉडी जो है वो मूव करने लग जाती है। अब वो मूव किस तरीके से कर रही है? वो स्लाइड हो रही है या फिर रोल कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस इंक्लाइंड प्लेन पर ये ब्लॉक रखती हूँ, अगर ये नीचे आ रहा है तो ये ऑब्वियसली स्लाइड कर रहा है। ठीक है, और अगर इस तरीके से एक बॉल मूव कर रही है तो वो क्या कर रही है? वो रोल कर रही है। इज दिस क्लियर? तो जब मूवमेंट में है कोई ऑब्जेक्ट लेकिन वो स्लाइड नहीं कर रहा, वो रोल कर रहा है, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन पिक्चर में आता है दैट फ्रिक्शन इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, अब जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन था उसके होने का जो रीज़न था वो डिफरेंट था, रोलिंग के लिए डिफरेंट है। वहाँ पे तो ये था कि बॉन्ड्स बन जाते थे बहुत सारे और फिर उससे ब्रेक करने के लिए आगे मूव करना पड़ता था। ठीक है, लेकिन इधर किस वजह से होता है फ्रिक्शन? देखो, when a body rolls on a level surface the area of contact is very small। ये तो आपको पता है कि अगर मैं इस तरीके से कोई ऑब्जेक्ट रख रही हूँ और इस तरीके से ऑब्जेक्ट रख रही हूँ तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा कांटेक्ट है, यहाँ पे पूरा कांटेक्ट है। ठीक है, तो जब कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखा है जो रोल कर रहा है बेसिकली, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट इज़ वेरी लेस। ओके, अगर एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम है तो क्या उस पॉइंट पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा? यू नो दैट प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, मतलब इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो एरिया, चूंकि कांटेक्ट का एरिया कम होता है, इसकी वजह से उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप हो जाता है। ठीक है, और प्रेशर डेवलप होने की वजह से दिस प्रोड्यूसेस अ डिप्रेशन ऑन द सर्फेस बिलो। क्या हो जाता है? डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है। जिस इस तरीके से आपने रखा हुआ है तो एक हल्का सा क्या फॉर्म हो जाता है? डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये जो है ये आपका डिप्रेशन है। ओके, सो इन टर्न द सर्फेस ऑफ रोलिंग बॉडी इन कॉन्टैक्ट गेट्स स्लाइटली कंप्रेस, थोड़ा सा कंप्रेशन आ जाता है वहाँ पे। अ रोलिंग, तो कंक्लूजन क्या है? देयरफॉर अ रोलिंग व्हील कॉन्स्टेंटली पुलिंग आउट ऑफ डिप्रेशन एंड गोज अप द हिल इन फ्रंट एंड साइमल्टेनियसली डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द सर्फेस which is opposed by the adhesive force between the surface in contact. This is the cause of rolling friction. तो क्या होता है? ये जो बॉन्ड, ये जो डिप्रेशन बना है, जब बॉडी को इससे आगे निकलना होता है तो ये यहाँ पे बने हुए बॉन्ड से निकल कर आ रही है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है? फोर्सेस अपोज करती है। कौन सी फोर्स? एडहेशन फोर्स, जो मैंने आपको बताया है, उसकी वजह से ये फ्रिक्शन जनरेट होता है एंड दिस फ्रिक्शन इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। ओके, तो अब इसका फॉर्मूला, अभी तक हमने जितने भी फ्रिक्शनल फोर्सेस पढ़े, एवरीथिंग वाज जस्ट प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, और उसके आगे एक कांस्टेंट आ जाता था म्यू, जिसे हम बोलते थे वही है उस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मतलब अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो भी है, नॉट स्टैटिक, काइनेटिक। ठीक है, तो उसी तरीके से जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन है, इट इज़ ऑल्सो ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही, लेकिन इधर एक और चीज़ पिक्चर में आती है विच इज़ द डिपेंडेंस ऑन रेडियस। ये चीज़ जो है, जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर बॉडी। ठीक है, ये रेडियस पे भी डिपेंड करती है, और कैसे करती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बाय आर। अब ऐसा क्यों होता है? मतलब अगर रेडियस ज़्यादा है तो फ्रिक्शन कम क्यों हो रहा है? रोलिंग फ्रिक्शन। तो ध्यान से देखो, हमने बोला कि जो रोलिंग फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कांटेक्ट है, जो कांटेक्ट है सरफेस उस ऑब्जेक्ट का, वो बहुत कम है, मतलब एरिया कम है, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। उसकी वजह से तो ये फोर्स जनरेट हो रहा है फ्रिक्शन का। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेडियस बड़ा है, ये रेडियस है, तो ऑब्वियसली उसका जो कांटेक्ट होगा वो क्या होगा? उसका कांटेक्ट ज़्यादा होगा। रेडियस बड़ा है तो कांटेक्ट ज़्यादा होगा। कांटेक्ट ज़्यादा है तो क्या फोर्स, प्रेशर कम लगेगा?
ठीक है, प्रेशर कम लगेगा मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम जनरेट होगी, ठीक है, इसीलिए दिस एफ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। समझ आया? रेडियस बड़ा है तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा, एंड प्रेशर कम है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो भी कम जनरेट होगी, इसीलिए एफ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। इज दिस क्लियर? ओके, सो अब इनको कंबाइन किया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो एक कांस्टेंट आएगा, ये कांस्टेंट होता है म्यू आर, जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन हैज़ अ यूनिट एम, जो कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन होता है उसका यूनिट होता है। अभी तक आपने जितने भी कांस्टेंट्स पढ़े हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के, उनका कोई यूनिट नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि जब आप लिखते थे एफ एम एस इज इक्वल्स टू म्यू एम एस एन लिखते थे, या फिर एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के एन लिखते थे, ठीक है, तो दोनों साइड फोर्सेस थी, सिर्फ फोर्स थी, तो वो कैंसिल हो जाता था, तो म्यू का कोई यूनिट नहीं आता था। बट अगर आप इधर देखोगे तो इधर जो रोलिंग फ्रिक्शन है इट इज़ ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द रेडियस। तो अभी फॉर्मूला क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है एफ आर इज इक्वल्स टू म्यू आर एन बाय आर, ठीक है, तो इन दोनों का यूनिट तो सेम है तो कैंसिल हो गया, ये रेडियस इधर गया, मतलब म्यू आर इज डिपेंडेंट ऑन द रेडियस, ये लिख सकते हैं आप। तो रेडियस का यूनिट मीटर होता है, इसलिए म्यू आर का यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज रोलिंग फ्रिक्शन इज फार फार लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होता है, ठीक है। अब इसीलिए ही देखो आपको जो बैग्स हैं, अगर नॉर्मल बैग्स को उठाने में या स्लाइड करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, इसीलिए तो रोलर्स लगा देते हैं उसके नीचे, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ में ये जो था रोलिंग फ्रिक्शन का जो डिस्कवरी थी, इट वॉज़ वेरी अ ग्रेट ब्रेक थ्रू। वाई? बिकॉज बड़ी बड़ी चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पर लेके जाना बहुत ईजी हो गया था। अगर आप खुद सोचो ये इतनी बड़ी चीज़ हमको स्लाइड करके लेके जानी पड़े, और अगर मैं इसमें व्हील्स लगा दूँ तो व्हील्स लगा के हर चीज़ ईजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो जाता है, ठीक है, तो उसे आगे मूव करना ईजी होता है। और जब फ्रिक्शन कम क्यों होता है? ब्ला ब्ला, ठीक है। Now, a very important topic of NCERT, friction is a necessary evil. It is a necessary evil. ठीक है, दो चीज़ें आ रही हैं इसमें, नेसेसरी भी है एंड ईविल भी है। तो नेसेसरी में क्या होगा? जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है फ्रिक्शन के, एंड ईविल में नेगेटिव पॉइंट्स। तो फ्रिक्शन हमें ज़रूरी भी है, फ्रिक्शन के बिना हमारा काम भी नहीं होगा, एंड फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं, ठीक है। तो नेसेसरी क्यों है ये? It is necessity because we cannot do any action without it. For example, walking will not be possible. आप वॉक कर पाते हो किसी सरफेस पे, दैट इज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। वाई? देखो ये आपका सरफेस है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट जो बॉडी है वो मूव करना चाहती है, तो वो क्या करती है? अब जो धरती है उसको पीछे धकेलती है, ठीक है, मतलब वो पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, ठीक है, पीछे की डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रही है, ओके। तो इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट लगेगा इस फोर्स का, इधर एक और कंपोनेंट लग रहा है, दैट इज फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन फोर्स ही है जो इस ऑब्जेक्ट को आगे खींच रही होगी। इसीलिए तो जब अपना पैर आप पीछे करते हो तब आप आगे बढ़ते हो, इजंट इट? कैसे चलते हो आप? पीछे फोर्स लगा रहे हो तब आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो पीछे फोर्स लगा रहे हो, आगे आपको लेकर कौन जा रहा है? फ्रिक्शन लेके जा रहा है। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो आप नहीं चल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑयल गिर गया किसी सरफेस पे तो क्या आप चल पाते हो? नहीं, क्योंकि जैसे ऑयल स्पिल हुआ तो आपका जो कांटेक्ट है उस सरफेस से वो ख़त्म हो गया। कांटेक्ट ख़त्म हो गया मतलब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रही। फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगती है? जहाँ पे कांटेक्ट होता है। तो कांटेक्ट खत्म हो गया यानी फ्रिक्शन खत्म हो गया, और फ्रिक्शन नहीं है तो आपको आगे कोई नहीं लेके जा सकता, ठीक है। इसीलिए दिस इज अ नेसेसिटी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट फ्रिक्शन, ऑलराइट। अब ईविल क्यों है? एट द सेम टाइम इट इज़ एन ईविल बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट एनर्जी जनरेट होती है फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। जैसे सपोज मैंने बोला कि मैं इसमें 10 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ, ओके, आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि पीछे भी कुछ फोर्स लग रहे होगी 10 न्यूटन। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो 10 न्यूटन में ये आगे खिसक जाता, बट फ्रिक्शन है पीछे तो नहीं खिसका सकते इसे, इसलिए इधर अब मुझे 12 या 20 न्यूटन इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि मैं ब्लॉक को आगे लेके जाऊँ। मतलब बेसिकली तुम्हें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, यानी ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उस सेम चीज़ को करने के लिए, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ें थी, इट इज़ नेसेसरी ऑल्सो एंड इट इज़ एन ईविल ऑल्सो, ओके।